उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के 91.2 फ्रिक्वेंसी पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है। आज इसी उपलक्ष्य में एक व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रथम दिवस डॉक्टर मनीषा पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आप सभी के समक्ष श्रवणबाधिता के संबंध में कुछ जानकारियां दी जाएंगी। मैं डॉक्टर मनीषा पंत का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैम। जैसा कि मैम ने अभी आप सभी को बताया कि 3 दिसंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है, और इसी संबंध में मैम ने मुझे बताया कि आज आपको श्रवण बाधिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के समक्ष पहुंचानी हैं। तो मैं कुछ आपको जानकारियां इस विषय में देना चाह रही हूं कि श्रवण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कौशल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी बच्चा जब उसका विकास होता है तो सबसे पहले क्या है, वो सुनता है। जब वो सुनता है तो उसके द्वारा ही उसकी जो भाषा है, भाषा का विकास होता है। भाषा विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का श्रवण जो है वो ठीक होना चाहिए। तो यह मानवीय जीवन में भाषा संबंधी प्रथम आवश्यक शर्त है। बालक सर्वप्रथम भाषा ज्ञान सर्वप्रथम श्रवण द्वारा ही होता है। बालक का जो व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं उनमें श्रवण इंद्रियां सही नहीं होती हैं। यदि कोई बच्चा ठीक से सुनता नहीं है तो उसके गलत बोलने की संभावना बनी रहती है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम सही से सुन नहीं पाते हैं तो हम बोल भी नहीं पाते हैं। तो जैसा कि कहा गया, अगर लैंग्वेज का आपको डेवलपमेंट करना है तो हमारी जो श्रवण इंद्रियां हैं उनका समुचित विकास होना आवश्यक है। और हम जानते हैं कि जो सामान्य श्रवण संवेदनशीलता का जो स्तर होता है वो 10 dBHL से 25 dBHL तक होता है। ठीक है। श्रवण दोष किसी व्यक्ति की ध्वनि को पर्याप्त रूप से सुनने में असमर्थता है। यह श्रवण तंत्र के किसी भी भाग के अनुचित विकास, क्षति या बीमारी के कारण हो सकता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि जब भी कभी श्रवण तंत्र के किसी भी भाग में अगर कहीं किसी चीज़ का जो है पर्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यहाँ वहाँ पर कोई क्षति हो गई है या कोई बीमारी है जिसके कारण हमारी जो श्रवण तंत्र है उसमें जो है हमारे दोष हो सकता है। तो WHO ने एक परिभाषा जो है श्रवण दोष की दी है। उनके अनुसार सुनने में कठिनाई से तात्पर्य श्रवण हानि वाले लोगों से है जो हल्के से गंभीर व आमतौर पर बोलकर संवाद करते हैं। भाषा और श्रवण तंत्र, कैप्शनिंग आदि से लाभ उठाया जा सकता है। सहायक श्रवण यंत्र से अधिक महत्वपूर्ण सुनवाई वाले लोगों को कर्णावत प्रत्यारोपण से होने वाले नुकसान से लाभ हो सकता है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई एक डेफिनेशन है, जिसके अनुसार अगर सुनने में कठिनाई है या कोई हल्का सुनता है या किसी को गंभीर है तो उनको हम कुछ जो टूल्स हैं, जो सहायक सामग्रियां हैं, उनके द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जैसे कि श्रवण यंत्र हैं, कैप्शनिंग है, इन सब चीज़ें कई टूल आते हैं, उनका हम यूज़ करके जो है इस दोष से क्या है मुक्ति पा सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं। अब श्रवण बाधिता का वर्गीकरण कि श्रवण बाधिता कितने तरह की होती है, तो इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो सर्वप्रथम समय के आधार पर, तो समय के आधार पर जो इसके अंतर्गत कई पार्ट्स इसके हैं, जैसे जन्मजात श्रवण दोष, वंशानुगत श्रवण दोष, नंबर 3 है उपार्जित श्रवण दोष, चौथा है भाषा विकास पूर्व श्रवण दोष, और अंतिम है पश्च भाषा विकास श्रवण दोष। तो समय के आधार पर ये जितने भी क्राइटेरिया हमने बताए कि किन्हीं को जो है जन्म से ही श्रवण दोष हो सकता है, किन्हीं को हेरिडिटी होती है, तो इसी प्रकार ये उपार्जित भी हो सकता है। ठीक है। तो जब हमारी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है उससे पूर्व अगर श्रवण दोष होता है तो ये भाषा विकास पूर्व श्रवण दोष कहा जाता है। और जब हमारा लैंग्वेज का तो डेवलपमेंट हो गया लेकिन किसी कारणवश हमारी जो है सुनने की क्षमता कम हो जाती है तो उसे हम पश्च भाषा विकास श्रवण दोष कहते हैं। तो ये तो समय के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो आता है वो कान के प्रभावित होने के आधार पर। तो कान के प्रभावित होने के आधार पर एक तो चालकी श्रवण दोष होता है, दूसरा संवेदनिक श्रवण दोष होता है, तीसरा मिश्रित श्रवण दोष और चौथा केंद्रीय श्रवण दोष। ये सभी जो है हमारे
कान के प्रभावित होने के आधार पर श्रवण दोष कहलाते हैं। उसके बाद आता है प्रकृति के आधार पर कि प्रकृति कैसी है। तो इसमें भी दो टाइप के जो हैं हमारे श्रवण दोष होते हैं, जैसे संवर्धित श्रवण दोष या आकस्मिक श्रवण दोष। ठीक है, ये प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस तरीके का है, संवर्धित श्रवण दोष है या आकस्मिक श्रवण दोष है। उसके बाद जो चौथा आता है इम्पोर्टेंट, डिग्री गंभीरता के आधार पर कि उनकी कितनी डिग्री है, डिपेंड करती है कि उनको कम श्रवण दोष है, उनका हल्का है, मध्यम है या फिर उनका गंभीर श्रवण दोष है। तो ये 3 तरीके के आए, कम श्रवण बाधित, मंद श्रवण बाधित या गंभीर श्रवण बाधित। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इनका जो है हम ट्रीटमेंट भी करते हैं और उसी आधार पर उनको जो है चिकित्सकीय सुरक्षा उनको दी जाती है। उसके बाद आता है श्रवण बाधित बालकों की समस्याएं एवं आवश्यकताएं। तो श्रवण बाधित बालकों की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उनको समस्याओं फेस करनी पड़ती हैं, उसी के अनुरूप उनकी आवश्यकताएं भी होती हैं। तो इनको हमने बांटा गया है 4 पॉइंट पे। जैसे भाषा संबंधी जो उनकी समस्या है, तो श्रवण बाधित बालकों की जो सबसे प्रमुख समस्या होती है वो भाषा से रिलेटेड होती है, क्योंकि अगर उनको सुनने में दोष है तो उनकी लैंग्वेज का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता और उनके वो भाषा में उतने उपयुक्त नहीं होते हैं या नहीं बोल पाते हैं। दूसरा है शिक्षा संबंधी। अब यदि बालक जो है श्रवण बाधित है तो उसको शिक्षा में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आता है बौद्धिक योग्यता संबंधी, क्योंकि अगर वो सही से सुन नहीं पा रहा है तो उसका मानसिक विकास भी उसके अनुरूप नहीं हो पाता है, तो उनको बौद्धिक योग्यता से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद आता है सामाजिक व व्यवसाय संबंधी। यदि बच्चा श्रवण बाधित है तो उसको शिक्षा से संबंधित प्रॉब्लम है, भाषा से संबंधित है, तो उसको अपने आप ही सामाजिक, और जब वो समाज में फेस करता है, किसी से मिलता है, क्योंकि वो बात किसी की समझ नहीं पा रहा है तो उसको उस अनुरूप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो इस वजह से उसे समाज में भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो थी श्रवण बाधित बालकों की समस्याएं, और कई समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद आता है श्रवण बाधिता के कारण। तो श्रवण बाधिता के कारण भी कई हैं, अलग अलग फेज में इनको बांटा गया है। तो जन्म से तो इनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे सर्वप्रथम है जन्म के पूर्व श्रवण बाधिता हो सकती है, जन्म के समय और जन्म के पश्चात। तो अभी इनको हम एक है, क्योंकि इतना वो नहीं है, धीरे धीरे हम इनको अगले जो लेक्चर है उसमें हम इनको क्लियरली इनको और ज़्यादा विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे। उसके बाद आता है श्रवण हानि से बचाव। अब श्रवण हानि से हम बचाव किस प्रकार कर सकते हैं? तो सर्वप्रथम जब गर्भवती महिला है उसको अगर हम पौष्टिक एवं संतुलित आहार दें, ठीक, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें एवं समय समय पर उसकी जितनी भी जांचें होती हैं उनको सुचारू रूप से कराएं, उसमें कोई भी हम डिले ना करें। टाइमली उनको प्रॉपरली गर्भवती महिला का संपूर्ण ध्यान रखा जाए ताकि उसमें कोई भी ऐसा दोष उत्पन्न न हो सके बच्चे में। और अनावश्यक जो एक्सरेज होती हैं, ठीक है, इनसे हमें क्या करना है, दूर रहना है। साथ ही साथ जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन से हमें बचना है, उनको पूरी तरह से अवॉइड करना है। खून के रिश्तों में विवाह न करना, एक इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जब हम खून के रिश्तों में विवाह करते हैं तो उसके कारण भी श्रवण दोष हो सकता है। और सभी, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि सभी जो टीके हैं, आवश्यक टीके हैं गर्भवती महिला को, वो लगाने आवश्यक हैं समय पर। जो भी उनका समय बताया गया है, जो भी लिमिट उनकी बांधी गई है, उसके अकॉर्डिंग उनको टीके लगवाने हैं। और कान, नाक, गले में यदि आपको कहीं पर भी कुछ संक्रमण की शिकायत होती है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाकर उसका उपचार करें और जल्द से जल्द इसको तुरंत चिकित्सक के पास जा कर के उस संक्रमण को दूर करें। तो ये तो कुछ कारण थे कि हम श्रवण हानि से किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने श्रवण बाधिता के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ आपको दी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह आपके लिए लाभकारी होंगी। धन्यवाद डॉक्टर मनीषा। मैं आशा करती हूँ कि सभी सुनने वाले श्रोताओं को जो मैम ने श्रवण बाधिता से संबंधित जानकारियाँ दी हैं उससे उन्हें लाभ मिलेगा और इस जानकारियों से वो फ़ायदा उठाएंगे। और जो उनके आसपास इस तरह के बच्चे हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं तो उन लोगों के लिए वो जागरूकता मिशन चलाएंगे या उन्हें जागरूक करेंगे, उन्हें उनके परिवारों को जागरूक करेंगे। और इसी के साथ हम इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।